देखिए जी, हम लोग भारतीय कृषि देख रहे थे। अरे कौन सा कृषि देख रहे थे मुर्दो? भारतीय कृषि देख रहे थे। फिर भारतीय कृषि देखने के बाद मैं बताऊंगा आपको क्या कहते हैं भारतीय कृषि का ग्रामोद्योग में योगदान। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्लास से पढ़ाया था भारतीय कृषि के बारे में, जिसे मैं बहुत सारी चीज बताया था। कृषि के बारे में बताया, किसके बारे में बताया था? कृषि। कुछ आईएमपी फैक्ट के बारे में फिर से चर्चा कर रहा हूँ, जो लोग नहीं आए थे सुन लेंगे। पहला चीज तो हमने बताया था कृषि के बारे में। कृषि एक कौन सा विषय है आपका बताइए? संवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है मुर्दो? दूसरा मैंने बताया था एक प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है बताइए? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक। ठीक है, तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो कृषि किसका विषय है? और तीन सूची होती है, संवर्ती, केंद्र और राज्य सूची। तो किसका विषय है आपका? अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको बनना चाहिए। इसके अलावा मैं बताया था कृषि में क्या कहता है, बहुत सारी चीज आती है। जैसे आपको बताया था क्या आता बताइए आपका? वानिकी। क्या था बोलो जी? वानिकी। पशुपालन क्या आता बताइए? पशुपालन। अब पशुपालन में आपको मैं अलग से बताया था कि पशुपालन में न केवल पशुपालन आता है, कीट पालन आता है। कौन सा पालन आता है? कीट। कीट पालन में कौन सा कीट? अब रेशम कीट का पालन हो गया। कौन सा कीट हो गया आपका? लाख का कीट का पालन हो गया। लाख जानते हो मुर्दो? लाख उद्योग वाला। ठीक है, लाख के कीट का पालन हो गया, रेशम कीट का पालन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो कीट के पालन भी होते हैं वो सब किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। वो घोंघा जानते हो? घोंघा बोलते हो। केचुआ भी है। अरे वो सीप वाला, मोती वाला, मोती वाला उद्योग भी सब किसमें आएंगे? आपके पशुपालन। ये नहीं कि भेड़ बकरी पालन, कुक्कुट पालन, ये सब अलग इसी में आएगा। बट इसका मतलब ये बस मत समझना कि ये भेड़ बकरी पालन है। ठीक है, इसके अलावा आपको मैं बताया था पशुपालन के अलावा मत्स्य पालन। कौन सा पालन जी आपका? मत्स्य पालन। कौन सा पालन है आपका? मत्स्य पालन। इसके अलावा देखिए, ये तो पूरा कृषि में आएंगे। ये सब किस में आएंगे बोलो? कृषि में। ये सब मिलके क्या बनाते हैं आपके? कृषि। लेकिन याद रखना ये प्राथमिक क्षेत्र में तो है, और साथ ही साथ आपका इसमें क्या जुड़ेगा? आपका खनन उत्खनन। क्या जुड़ेगा जी आपका? खनन उत्खनन। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, लेकिन कृषि में ये नहीं आएगा। खनन उत्खनन कृषि में नहीं आएगा। कृषि में इतने ही आएंगे, वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन। इसके अलावा फल उत्पाद, शाक उत्पाद, ये जितने भी उत्पाद है सब कृषि में आएंगे, जो कृषि से संबंधित है। ठीक है, लेकिन कृषि में क्या नहीं आएगा? खनन उत्खनन नहीं आएगा। और प्राथमिक क्षेत्र में ये आएगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है? अब यहां से थोड़ा घुमा देगा क्वेश्चन। बोलेगा कृषि के क्षेत्र में क्या नहीं आता? तो खनन उत्खनन नहीं आता। और दूसरा चीज हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो पूरा लिस्ट आएगा। और साथ में क्या आएगा आपका? खनन उत्खनन भी आएगा। ठीक है, याद रखना खनन उत्खनन। माइनिंग, रिमाइनिंग। कहीं खोद रहे हो, बोर खोदते हैं, तो 10 बार खोदते हैं कि एक बार खोदते हैं? तो क्या होगा आपका? खनन हुआ। क्या हुआ? लेकिन कोयला निकाल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोयला। तो एक बार में निकल जाता है क्या? अब क्या होगा? वो समझ में आया दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, निर्माण भी निर्माण। तुम्हारा घर बना एक बार, ठीक है, तुम निर्माण किए हो। ठीक है, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया, बोलेगा बाप बहुत बेकार घर बनाया है। ठीक है, हमारी महारानी के लिए अच्छे से घर नहीं है, दूसरे घर बनाएगा वो, तो उसी को तोड़ के फिर से उसका जीर्णोद्धार करा, रिकंस्ट्रक्शन। क्या कर रहा है जी? रिकंस्ट्रक्शन। तो विनिर्माण करा। क्या कर रहा है? लोहा वगैरह जो होते हैं ना, जो लोहा होता है, अब जो जैसे कि पुराने गाड़ी वाड़ी होती हैं, उसको गला कर फिर से नया ढलवा लोहा के रूप में उसका नया कुछ बना रहे हैं। ठीक, जैसे प्लास्टिक को रियो करते हैं ना जी, कागज उसको रिड्यूस करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, तो ये सब किस में आएंगे? आपके विनिर्माण में आएंगे। तो वो तो उद्योग का क्षेत्र हो गया। किसका क्षेत्र हो गया? उद्योग। अब सबसे अहम चीज आज इससे अभी से लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, अब देखो, अब आंकड़ा नहीं बताऊंगा, बस ये रखना है। भारत की जीडीपी में योगदान। अब ये वर्ड आ गया तो इसको मैं यहीं पर बता देता हूं। तो इसका उल्टा करना है। भारत की जीडीपी में योगदान जैसे करेंगे तो सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र देगा आपका? तृतीयक। अरे बोलो जी, टर्सरी। उसके बाद कौन करेगा आपका? और सबसे कम कौन करेगा आपका? प्राथमिक। कौन करेगा? ठीक, ये ऐसा जा रहा है। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीयक का। तृतीयक में क्या आता है बताओ? सेवा।
क्या आता है? द्वितीयक में क्या आता है बोलो? उद्योग। कौन आता है? उद्योग। प्राथमिक में कौन आता है? तो अभी बताया क्या आता है? कृषि। अब ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूं, ये हमारे देश के लिए अच्छा है? ये जो संकेत है हमारा जीडीपी मतलब टैक्स, समझिए क्या समझिए? टैक्स मतलब मुझे यहां से पैसा आना है, यहां से पैसे आना, यहां से पैसे आना है। तो भारत सरकार मैं हूं तो ये सेवा से मेरे पास ज्यादा पैसा आ रहा है, फिर उद्योग से पैसा ज्यादा आ रहा है, फिर कृषि से पैसा आ रहा है। तो ये मेरे लिए, भारत देश के लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? पहले आज से 70 साल 75 साल पहले ये जस्ट अपोजिट था। पहली प्राथमिकता किसकी थी? कृषि की थी। फिर उतार चढ़ाव हुआ, आज इतना मशीनीकृत हो गया फिर भी कृषि से ही कम पैसा आता है। मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझो। जो देश केवल कृषि पर डिपेंडेंट है वो गरीब ही रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हम लोग क्या अभी कृषि पर डिपेंडेंट है? नहीं है। हम लोग के यहाँ सर्वाधिक पैसा कहां से आ रहा है? उसके बाद सबसे कम। अब हम लोग कैसा देश है? विकासशील देश। कैसा देश है मुर्दो? विकासशील। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना, ये भारत देश के लिए। किसके लिए है? भारत। और जब एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग कृषि ही बंद कर देंगे, पूरा खत्म कर देंगे, तब वो देश क्या हो जाएगा आपका? अब सवाल उठता है कि सर कृषि बंद कर देंगे तो खाएंगे क्या? तब हमारे पास इतना पैसा रहेगा भारत देश के पास कि वो उगाएगा नहीं, वो मंगवाएगा। अब भैया तेरे पास चावल अच्छा क्वालिटी का हो रहा ना, आयात कर। ठीक, सबको क्या किया जाएगा? वो आयात। और हम लोग विकसित जब हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग टेक्नोलॉजी में जाएंगे। किसमें जाएंगे? टेक्नोलॉजी। छोटे छोटे देश, इजराइल, उसके पास यार खेती करने का जमीन नहीं है, वो इतना अमीर कैसे, उतना एडवांस कैसे, इतना विकसित कैसे? क्योंकि वो किसका हथियार बनाता है? क्या बनाता है? हथियार। लड़ाकू विमान बना रहा है। क्या बना रहा है? लड़ाकू विमान। तो वो क्या करता है? लड़ाकू विमान बनाएगा। तो जहां इंसान खेत को खरीदने में 10 लाख लगाता है, वहां पास वो एक विमान को खरीदने में भारत सरकार कितना लगाएगा? 5,000 करोड़ रुपए लगाएगा। वो चीज जब भारत में बनती तो पैसा बच जाता, लेकिन दूसरे से खरीद रहा तो 5,000 करोड़ में खरीद रहा। अब 5,000 करोड़ समझ में आ रहा है जी? मतलब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये है हमारे देश की स्थिति। यही चीज आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ कंडीशन में। किस कंडीशन में? एग्जाम छत्तीसगढ़ का तो क्वेश्चन लिख के लो, छत्तीसगढ़ में आएगा ही आएगा। छत्तीसगढ़ में जीडीपी नहीं बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, वो केवल देश के लिए यूज होगा। छत्तीसगढ़ में बोलेंगे जीएसडीपी। छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे बोलो? अभी मैं इसको समझाऊंगा ना, जीडीपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, अभी समझाऊंगा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अभी इनके कारण इसको बता रहा हूं। अब देखिए, ये वही क्षेत्र है, लेकिन इसमें पहली प्राथमिकता हमारे यहाँ किससे मिलती है बताइए? सर्वाधिक पैसा कहां से मिलता है जी? द्वितीय बात कहां से मिलता है? और उसके बाद भी कहां से मिलता है? प्राथमिक। सर्वाधिक पैसा हमारे यहाँ किससे आता है? उद्योग से। फिर सेकंड कहां से आता है? और तीसरे में कहां से आएगा बताइए? कहां से आता है? कृषि। अब मेरी बात समझो, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार नहीं हजारों बार पूछ चुका है एग्जाम। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से आपको समझना है। और इसमें भी सर्वाधिक पैसा कहां से आता है आपको याद रखना है, तो निर्माण से आता है। किसमें आता है जी? निर्माण। किससे आता है? निर्माण। इसमें कहां से आता है? सेवा में। तो इसमें आता है आपका अचल संपत्ति। अचल संपत्ति जानते हो जी? भूमि वगैरह समझते हो? तो उसको क्या हो? हाँ हाँ, ठीक है, भूमि वगैरह हो गया। हमारे यहाँ लोग इसका ज्यादा खरीदते बीतते हैं, यहाँ से पैसा ज्यादा आता है। ठीक है, अब कृषि में तो पूरा आपका वो आ जाएगा। कृषि में भी किसी आता होता है हमारे यहाँ? मत्स्य पालन से आता है, मछली से आता है, धान से थोड़ी पैसा आता है। अरे धान में पैसा थोड़े, सरकार को थोड़ी फायदा है जी धान से, वो तो आपको फायदा है। धान आप बेच रहे हो, सरकार को बेच रहे हो, सरकार को पैसा दे रहा है, सरकार कुछ फायदा हो रहा है ज्यादा? सोचिए ज्यादा फायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फायदा जहां क्या होता है, जब कोई 1 रुपए का चीज आपसे कितने मिले, तो आपको कितने का फायदा हुआ? 99 रुपए का फायदा हुआ। अब सोचो जरा, कोई चीज 50-60 रुपए का है, 50 रुपए, कितने रुपए का है? अब सरकार वहां पर उसको, आप उसको कितने में बेच रहे हो? 20 रुपए का फायदा गिना है क्या? नहीं काउंट हो, वो तो तुम्हारा किराया भाड़ा इधर उधर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। इन दोनों को जल्दी से नोट करो क्योंकि एमपी था। आगे बढ़ते हैं, चलो अब टॉपिक डालेंगे भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक।
समझो कहानी क्या है। कोई भी देश है और कृषि को प्रभावित करेंगे तो उसके कारक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, पहला कारक देखते हैं भौगोलिक कारक। क्या होता है बोलो? और ये जियोलॉजिकल है। क्या है आपका? जियोलॉजी। तो इसमें बहुत सारी चीज आएंगे, जैसे कि आपका उस क्षेत्र का, अरे बोलो जी, तापमान। तापमान कैसा है? क्या हर तापमान में हर प्रकार की कृषि हो सकती है? क्या नहीं होती ना भगवान। यहाँ नौतप्पा में क्या कहते हैं हम लोग, क्या तुलसी सुखा गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। कैक्टस थोड़े कि जिंदा रहेगा, कैक्टस खतरनाक होता है, सूख जाएगा, उसका फिर पानी डालो फिर और में आप खड़ा हो जाता है। उसके उसी तरह वो होता है, क्या होते हैं उसको, एलोवेरा, वो भी सूख जाएगा, पानी डालो फिर। कांटे वाले पौधे में गुण होता है, क्योंकि उसके जो पत्ते होते हैं ना वो बन जाते हैं आपके क्या, कटीले। नागफनी, उस नागफनी में जो कांटा है उसका पत्ता है, वो समझ में आया? पत्ता थोड़ी सूख रहा है, कांटा थोड़ी सूखता है। तो ये सब चीजें है। तो तापमान क्या है भैया आपका? तापमान। दूसरा, उस क्षेत्र में क्या होने वाली है आपका? वर्षा। अब ये बताइए किस क्षेत्र में बहुत ही वर्षा हो रही है, खेती किसानी पॉसिबल है क्या? नहीं है। एक सामान्य तापमान, सब सामान्य होना चाहिए। सब क्या होना चाहिए? तापमान। भूमि की स्थिति, भूमि की स्थिति, भूमि की स्थिति समझ में आया जी? जैसे कि एग्जांपल के यहाँ पास ले लेता हूं, पर्वत, पाट, पठार और क्या जी, मैदान। तो सब में एक जैसे फसल तो होगा नहीं। पर्वत में तो होगा नहीं, पाट में पाट जैसे होगा, पठार में पठार जैसे होगा, अब मैदान में कैसे होगा आपका? मैदान जैसे। तो ये कौन से कारक हुए आपके? भौगोलिक कारक। कौन से कारक? भौगोलिक। अब यही पास मैं लिख देता हूं, समुद्र तल से ऊंचाई और क्या आपका? दूरी। समुद्र तल से ऊंचाई और दूरी, नोट कर लो। ये है कौन से कारक आपके? भौगोलिक कारक। क्वेश्चन कैसे आएगा? इनमें से कौन सा भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? भौगोलिक कारक नहीं पूछ दिया तो वापस आपको थोड़ा सा जज करना है, ये कौन से कारक है सबके साथ? भौगोलिक कारक। यहां पास किसी व्यक्ति विशेष का मैं बात किया हूं क्या? अब लिखेंगे संस्थागत कारक। कौन सा बोलेंगे? संस्थागत। देखिए पहले जमाने में क्या हुआ करता था, पहले समझ समझ के लिखते जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले जमाने में क्या होता था, जिसके पास खेत उसके बहुते खेत है, अर्थ था कि नहीं था? राजा महाराजा के पास पूरा पूरा खेत राजा महाराजा का है। किसका खेत है? वो फलाना राजा का है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है भैया, हम तो बस उसका बो रहे हैं। छोटे मोटे व्यक्ति किसानों के पास कोई भूमि था क्या? 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया? भूदान। अच्छे से नाम याद रखना, 1951 विनोबा भावे भूदान आंदोलन। उसने बोला आफ्टर आजादी की बात हो रही है, ठीक है, आजादी के बाद उसने बोला कि जितने भी राजा महाराजा हैं उनके पास जरूरत से ज्यादा जो भूभाग है तो उसको छोटे छोटे किसानों को क्या कर दो? दान करो। आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय उनके मतलब इस समाज सेवा से, संस्थागत सेवा से 1 लाख एकड़ दान किया गया। कितना एकड़? छोटी मोटी बात है क्या यार? यहाँ 1 एकड़ में, अरे 1 एकड़ छोड़ो यार, शहर में 1 डिसमिल के लिए इंसान मार उड़ देता है, होता कि नहीं होता? एक इतना कैसे तक खाद दिया तेरे घर के खेत ला। ठीक है, मैं एक बार गया था केंद्रीय, वहां जेल गया था, एक दोस्त था वहां जेल में था, कैद था, उसको देखने गए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, वहां पास ना लड़ाई झगड़ा, जो लड़ाई झगड़ा में आए थे ना, वो सब भूमि के नाम से ज्यादा आए थे। जेल अधीक्षक भी जो है वो पहचान का था, जेल पर ही पहचान का था। मैं बोला इतने सारे लोग तो क्रिमिनल तो दिखते नहीं है यार। तो ये सब के सब संपन्न घर के हैं, और क्या कहते हैं ये लोग बस लड़ाई किसके लिए किए हैं? भूमि के लिए। वो उसके खेत को वो कर रहा है, काट रहा है, उसके मेड़ जानते हो ना, तो वो अपने खेत में मिला रहा है, वो अपने खेत में मिला रहा है, वो उसका लकड़ी काट दिया है, बस उसी के लिए क्या कर रहे हैं लोग? लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझो रे मुर्दो, मिल के बात कर सकते, समाज भी होता है, बैठक भी होती है, आप अपनी बात समाज तक रखो, नहीं मानता तो पुलिस तक जाओ। तो 1951 में भूदान आंदोलन के तहत क्या कहा गया, क्या किया गया भैया? आपका भूमि दान किया गया। कौन सा आंदोलन चलाया गया पहले बताइए मुर्दो? भूदान आंदोलन। कौन सा आंदोलन?
इसके तहत भूमि सुधार कार्यक्रम किया गया। कौन सुधार कार्यक्रम किया गया? भूमि सुधार। भूमि सुधार कार्यक्रम क्या है सर बताइए? फिक्स किया गया ना कि इस बंदे के पास इससे अधिक खेती नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का क्या है? एक संस्थागत काम है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब अंदाजा लगाइए, आज भी 2024 में भी, मैं आंकड़ा बताऊंगा जस्ट कुछ टाइम बाद बताऊंगा, 2024 में भी भारत की 80% जनसंख्या के पास 5 एकड़ से कम जमीनें हैं। कितने एकड़ से? उसको बोलते हैं हम लोग सीमांत भूमि। आप छत्तीसगढ़ में पढ़ा चुका हूं, आपको याद आ रहा होगा। क्या भूमि बोलते हैं मुर्दों? सीमांत भूमि। और एक होता है लघु भूमि। क्या बोलते हैं उसको? लघु भूमि। जिस भूमि का हेक्टेयर 1 हेक्टेयर हो वो क्या आएगा आपका? सीमांत भूमि। 1 हेक्टेयर मतलब कितना एकड़ आपका? 2.5 एकड़। कितना एकड़? 2.5 एकड़। और लघु मतलब कितना होगा आपका? 1 से 2 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर मुर्दो? 1 से 2। तो ये लगभग कितने एकड़ के बराबर होगा आपका? 5 एकड़ के बराबर। सोचो 80% जनसंख्या के पास केवल यही है। अब सोचो उसका लोग लड़का होगा तो, फिर उसका लोग के लड़का होंगे तो, अरे आजकल घर बनाना आसान है लेकिन जमीन खरीदना बहुत मुश्किल। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल। ठीक है, और शहर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो ऐसे मुर्दे लोग क्या कहते हैं, कचरा को भी बेचेंगे तो उसका पैसा है। कचरा समझ में आया जी? बाकायदा से सही उस दिन गया था तो कंडा वंडा बिक रहा था बढ़िया। ठीक है, पैरा बिकता है, कंडा बिकता है, कचरा बेचते हैं उन लोग। ठीक है, दशहरे के समय पैरा बेच रहे थे। बिकता है लेकिन अति हो जाता है ना कुछ कुछ चीजें। गोबर बिक रहा था, एक दिन मैं गोबर को बिकते हुए देखा हूँ। ठीक है, खैर छोड़ो। तो ये चीज समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया रे मुर्दो? मिटा देते हैं इसको, कुछ काम का नहीं, पढ़ेंगे। हाँ जी, और क्या क्या बदलाव किए गए संस्था का काम है? हथबंदी प्रथा को बंद किया गया। चकबंदी प्रथा, ऐसा समझा रहा हूं। हथबंदी, चकबंदी, जमींदारी। कौन दारी? ठीक, समझो क्या है। हदबंदी क्या हुआ करता था? जैसे कि एक मैं आपको पढ़ाया नहीं, खैर वो याद नहीं आ रहा। जैसे पहले क्या था, राजा का खेत केवल यही वो करेगा, इसके अलावा कोई और उसमें बुआई वही नहीं करेगा, तो इसी के हाथ में सब कुछ है। तो वो एक उस संस्था को अब भैया तू भी बोल सकता है, वो भी बोगी, वो भी। बांटा गया। क्या किया गया? जो पहले जमीनें अलग अलग हुआ करते थे उसको चक में रखा गया। चक समझते हो? चक मतलब होता है एक साथ कई एकड़ खेत। गांव तरफ बोलना कि बहुत गौटिया आदमियों के पास चक मचक खेत है। मतलब जैसे हम लोग यहाँ छोटे छोटे खेत है ना जी, आधा एकड़ यहाँ है तो आधा एकड़ उधर है, तो जो चक मतलब होता है एक साथ 4-5 एकड़, तो उसको एक किया गया। देखना पंजाब में देखना, जो वहां की खेत वगैरह है, जमीन वमीन है, वो चक में है। किसमें? किसमें आपका? चक। और चक में होने का फायदा क्या है? सोचो, फायदा है आपका कि मशीन जब आता है, सोचो हार्वेस्टर आएगा तो मेरे पास 1 एकड़ खेत इस जगह है और या एक एकड़ खेत वहां पास है। अब मुझे दोनों को हार्वेस्टर से क्या करना है? सब कुछ खेती करवाना है। ठीक है, लुवाना वगैरह जो होता है वो करवाना है, मिसाई उसे सब। तो वहां पास 1 एकड़ को दूर दूर में जो है उसको उस पर काम करवाना ज्यादा कठिन होगा कि जो 5 एकड़ एक साथ रहेगा उसमें ज्यादा आसान रहेगा। 5 एकड़ में ज्यादा आसान रहेगा, अलग अलग में तो टाइम लगेगा मेरे को। ठीक है, वो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो क्या किया गया? आपका चकबंदी किया गया। ठीक, क्या किया गया जी? चकबंदी। ये बात अलग है, क्या वो डिवाइड हो चुका है, वो अलग चीज है। जमींदारी प्रथा क्या थी बताइए? पहले जमींदार हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? जमींदार। राजा के अंडर में कौन हुआ करते थे? जमींदार। उनके अंडर में हुआ करता था। फिर इसके अंडर में कौन काम करते थे आपके? कौन जी? किसान। तो ये प्रणाली ही खत्म कर दी गई। अब खेत किसका है? किसान। तो ये हो गया आपका कौन सा गत हो गया? ये संस्थागत। अरे कौन सा गत हो गया मुर्दो? संस्था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीसरा, लिख लिया इसको, राजनीतिक कारण। कौन सा कारक बोलेंगे? राजनीतिक कारक। अब सवाल उठता है कि सर राजनीति लोग का कृषि से क्या लेन देन, कैसे लेन देन है यार? एमएसपी पहला की चीज क्या है बताइए? एमएसपी बोलना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बोलो, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन, बताइए ये राजनीतिक ही कारक हुए कि नहीं हुए?
अब आप पहले जमाने में सोचो, जब खुद सोचे जरा, एमएसपी नहीं रहा होगा तो उस चीज को बेचने में कितना कठिनाई होता होगा किसानों को। दलाल लोग आया करते थे, ठीक है, कत्तम बेचा था 1500 में, चल मैं 1600 था, अब फिर 4 दिन बाद कोई आके बोलता मैं 1800 दे तैयार हाँ, होता कि नहीं होता। अब किसान परेशान, अब तो वेट कर रहा है कोई 2000 मिल जाएगा, ठीक। अब सरकार क्या बोल रही है कि भैया सब कर लेंगे, तुम्हारा भी 3100 में लेंगे, तुम्हारा भी 3100, तुम्हारा भी। अब इसमें क्या होता था, दलाल वाला जो बीच का केंद्र था वो खत्म हो गया, वो क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ये किस कारण हुआ आपका, एमएसपी जारी से फिक्स हो गया ना। इंसान खेती करेगा, एक बोरा धान बेचेगा, उसको 3100 रुपये मिलना है। अब भले किस्तों मिले लेकिन फिक्स तो हो गया ना। अब पहले फिक्स नहीं हुआ करता था तो उस समय बहुत समस्या हुआ करती थी। दूसरा, कृषि साख, कृषि साख, इसको समझो, ये क्या है भैया, ये देखिए सब लाइन बहुत आईएमपी है ना, इसको डिटेल भी पढ़ाएंगे, किस पर कौन सी फसल पर कितना एमएसपी 2023-24 के अनुसार दिया जा रहा है, इसको भी बताया जाएगा, ठीक है। कृषि साख, इसको भी डिटेल बताऊंगा मैं। इसका मतलब होता है बीमा। इसका मतलब क्या होता है जी, बीमा। क्या होता है, बीमा। अब आप ऋण ले, बीमा ही, बीमा ऋण, ऋण बीमा अलग होता है, ऋण क्या बात है, हम लोग ऋण की बात कर रहे हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्पकालिक, एक होता है मध्यकालीन, और एक क्या होता है आपका दीर्घकालिक। मुझे 1.5-2 लाख रुपया चाहिए कम समय के लिए, ठीक है, 15 माह के लिए। कितने माह के लिए, मैं गया बैंक के पास, सरकारी बैंक, मुझे बोला कि भैया मुझे काम करो यार, 1.5 लाख दे दो, मैं 15 माह में, नेक्स्ट टाइम जैसे मेरा खेत का धान बेचाएगा तो मैं आपको दे दूं। तो 0% ब्याज पर आपको 1 लाख रुपया वो मुहैया कराएगा, और आपका धान जैसे बिकेगा उस पर उसको क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो ये कृषि साख कौन प्रदान कर रहा है, आपका राजनीतिक सरकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सरकार। और हो रहा कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये दीर्घकालीन, जैसे क्वेश्चन एक बार लास्ट टाइम क्या पूछा था, जैसे अभी की बात हो रही थी, फिर से कांग्रेस की सरकार आई होती तो कृषि साख माफ हो जाती, ऋण माफ होती कि नहीं होती। और वो कौन सा माफ होता था, अल्पकालीन वाला। कौन सा वाला, अल्प। इसलिए सब 1-1 लाख 1.5 लाख उठा लिए थे, ठीक है, और सरकार ही नहीं आई, ठीक है। अब फिर लेकिन उससे फायदा क्या पता है आपको, ऋण नहीं है आपका, ब्याज नहीं है, 0% है। अब भैया ब्याज नहीं है तो कमाना ही तो हुआ ना यार। जैसे कि किसी के यहाँ एग्जाम्पल की ठंडी में शादी है, अब गांव तरफ क्या होता है, जनवरी गांव में लोग धान वान बेच कर गर्मी में शादी करते हैं, अप्रैल में करते हैं ना। अब किसी को ठंडी में शादी करना है, वो पहले से मई जून में क्या ले लिया, आपका कृषि साख ले लिया, अपना 1 लाख ले लिया, 1.5 लाख जो भी ले लिया, उसके बाद वो आराम शादी कर लेगा। और जब उसका जो प्लानिंग फ्यूचर का था, धान बेचकर उसी में क्या हो जाएगा, वो कर जाएगा। तो किसकी देन है, आपका राजनीतिक कारक। तीसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे एमपी बीमा, किसी बात करते हैं जी, किसान बीमा योजना। कौन सी बीमा योजना, किसान बीमा। भले ही इतना सक्सेस नहीं है बट लेकिन ये है, जिसको जानकारी है उसके में है। जैसे कि क्या होता है बीमा योजना के तहत, आप क्या समझते हो, आपके किसी बीमा होगा, देखो बीमा में केवल एक बार ही फायदा होता है यार, इंसान मरने के बाद ही फायदा पाता है, ठीक। जीते जी तो फायदा पाता नहीं है, कि पाता है, और जीते जी फायदा पाएगा 9 साल बाद। कितने साल बाद, 9 साल बाद। मतलब तुम 1 लाख रुपया जमा किए हो, सपोज तुम लोग कितने लाख रुपए जमा किए हो, 1 लाख जमा किए हो, तो 9 साल बाद वो 1.5-2 लाख हो जाएगा। कितने साल बाद, 9 साल बाद। जस्ट दोगुना होता है, एक का जस्ट दोगुना कितना होता है, 9 साल। तो 9 साल मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, तो 2 लाख हुआ वो, लेकिन मर गया तो डायरेक्ट 5 लाख मिल रहा है। तो बीमा जो होता है ना, केवल इंसान के मरने के बाद, जीवन के साथ जीवन के बाद, ऐसा बोलते हैं ना जो भी है, तो जीवन के बाद ही काम आता है। तो ये बीमा योजना, उनको पता ही नहीं कि इसके क्या फायदे हैं। जैसे कोई किसान काम करते करते मर गया है, ठीक है, ये किसान बीमा योजना उसने करवाया हुआ है, तो उसको सरकार कुछ अनुदान देती है। क्या देती है, अनुदान, ठीक है। तो ये सब किसमें आएगा, आपका राजनीतिक कारण। किसमें आएगा, मुर्दो। अब इसके अलावा और सुनो, इसमें राजनीतिक कारण में क्या होगा, सरकार की योजना और क्या क्या है, सबसे एमपी बताइए जी, क्या होगा, बोलो मुर्दो। सिंचाई, पंप प्रोवाइड करा रहे हैं आजकल सरकार कम ब्याज दरों में, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूनिट कम कर दिए हैं भैया, आप इतना यूनिट जलाओगे तो फ्री में आपको चलाना है। सोलर पैनल भी लगा रहे हैं, ठीक, कुआं खोद के क्या कहते हैं, सोलर पैनल लगाइए, ठीक, बोर वोर खोदवा रहे, ठीक है, वो सब सरकार की योजना है। तो सिंचाई की सुविधा कौन मुहैया करा रहा है, आपका, आप लोग। देख, हम किसान जनता इतना वो नहीं है कि हमारे पास उस तालाब का पानी या उस झील का पानी को अपने गांव तक ला सके। ये कौन करती है, आपकी सरकार।
तो ये सबको नोट कर लेंगे, ये उसकी योजनाएं हैं, इसके तहत पढ़ेंगे। एक और लिख लेना इसमें बाजार, क्या लिखना जी, बाजार। अब क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, मंडी, क्या लिखना है, बाजार मंडी, हो गया। तो इसका मतलब बताने की आवश्यकता तो नहीं है। अब इंसान अपने गांव के आसपास जो भी मंडी है वहां पर जाकर उसको क्या कर रहा है, फसल को बेच रहा है, कहीं और जाने की उसको आवश्यकता नहीं है। तो ये सब के सब कौन से काम हो गए आपके, राजनीतिक, कौन सा हो गया जी, राजनीतिक। अब हम लोग चौथी बात करते हैं, लिखना है संरचनात्मक कारक, संरचनात्मक कारक। कौन सा कारक की बात करें बताइए, देखो एक चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर में, शायद कल की क्लास में ही होगा, वो हरित क्रांति। कौन सी क्रांति, किसी कोई पूछेगा सर हरित क्रांति किसे कहते हैं, ठीक है। तो हरित क्रांति मतलब खाद्यान्न की उपलब्धता तो होगा, वो पैदावार, उसको फायदा हुआ था खाद्यान्न को, लेकिन हरित क्रांति है क्या चीज, ऐसे ही बस वन लाइन में समझाना है। तो हरित क्रांति का मतलब होता है परंपरागत कृषि को छोड़कर आधुनिक कृषि की ओर हमको जाना ही क्या कहलाएगी, हरित क्रांति। अब परंपरागत कृषि समझ लीजिए क्या होता था पहले, पहले हम लोग केवल बैल भैंस पर ही डिपेंड थे, अरे थे कि नहीं मुर्दो, बैला जिंदा है तो खेती होगा, भैंसा जिंदा है तो खेती होगा। आज मशीनीकृत हो गया, क्या हो गया है, मशीन। एक दिन में गांव में आता है ट्रैक्टर, पूरा गांव का खेत जोत के चल देता है मुर्दा इंसान, भले 1000 लेता हो 1 घंटे का, लेता कि नहीं लेता। अब पहले जो चीज 3 महीने में चल रही थी, खेत जोता था, बैला थक गई तो बैठा दे, सुबह 4 बजे उठ के फांद रहे, ये कर वो कर, ये कर। और जोतने वाले भी अलग हुआ करते थे ना पहले, नांगर बोलते हैं गांव तरफ, नगरिया, क्या बोलते हैं उसको, नगरिया, ठीक है। वो अर्र का मतलब कुछ अलग होता है, तरता का मतलब कुछ और होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले को अर्र बोलते हैं और राइट साइड वाले को तरता बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, ये पता है इनको की होगी ये, ठीक है। हमको ऐसे बैठा दिए थे बैलगाड़ी में, अब मेरे पिताजी बोलते हैं खेद रहे, तो मैं क्या बोलूं, अब हम लोग समझे नहीं, आप बोले तो बोले क्या, मैं कुछ और बोलूं तो अरे यार ऐसा नहीं, ठीक। तो हर किसी से बैलगाड़ी चलाते हैं, तब से मैं समझ लिया था ना, बैल भैया के पास जाना है ना कुछ करना है, ठीक है। बांधते नहीं बनता यार हम लोग से, यार उसको क्या बोलते हैं उसको, ठीक, जो भी बोलते हैं बैला डोरी होता है ना जो बांधने वाला, ठीक, बांधते नहीं बनता, हर किसी से नहीं बनता ना, ठीक। तो सबसे पहले आपको समझना है कृषि के बारे में, किसके बारे में, कृषि। और कौन सा कृषि आपका, हरित कृषि, हरित क्रांति, कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कृषि का आधुनिकीकरण, उससे समझ में आ जाएगा आपका कृषि का कौन सा कारण आपका, ये कौन सा कार्य था आपका, समझ, आधुनिकीकरण। अब आधुनिकीकरण के तहत क्या आ गए बताइए, संकर बीज आए। कौन से बीज आए मुर्दो, संकर बीज। संकर बीज मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड बीज। कैसे बीज भैया, अब खुद सोचो यार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना। पहले जमाने में जुलाई अगस्त में जो बुआई होती थी वो फरवरी में करती थी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 7-8 महीने वो बीज को आने में लगता था, फिर पकता था, फिर करता था। आज 5 महीने में, जून जुलाई में बुआई होती है, अब कब कर जाता है फाइनली, और फरवरी तक तो बेचा भी जाता है, जनवरी के लास्ट में बेचा जाता है। तो यहां पास क्या हुआ, जो अवधि थी, कौन सी अवधि, काल अवधि, वो काल अवधि क्या होगी भैया आपकी, खत्म, कम हो गई। फसल की अवधि क्या हुई मुर्दो, कम। और पैदावार जो था वो एकाएक क्या हुआ आपका, ज्यादा। क्या हुआ, किसके वजह से, हाइब्रिड कृषि। यही तो हरित क्रांति में पढ़ोगे आप लोग। अब हाइब्रिड उसमें हरित क्रांति में क्या हुआ था, नॉर्मन बोरलॉग जो इंसान था ना, उसने एक ऐसी गेहूं की प्रजाति की खोज कर दी जो कम समय लेता था उगने में, पकने में, और ज्यादा पैदावार करता था। इसलिए गेहूं की फसल को क्या हुआ आपका, ज्यादा उसको फायदा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया संकर बीज। इसके अलावा पहले हम लोग केवल जैविक खेती पर डिपेंड थे, अरे थे कि नहीं थे, केवल गोबर खाद। कौन सा खाद, गोबर खाद। अब ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब क्या हो गया आपका, उर्वरक आ गए। कोई आ गया आपका उर्वरक, पूरा कौन ले लिया आपका जगह, रासायनिक खाद। कौन सा खाद ले लिए हैं, नो डाउट भूमि को इससे नुकसान तो पहुंचता है, लेकिन फसल कहीं ना कहीं उसकी पैदावार क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो लिखेंगे तीसरा
आपका कौन सा आपका रासायनिक खाद या उर्वरक, रासायनिक खाद या क्या आपका उर्वरक। इसके अलावा पहले जमाने में जब फसल हुआ करते थे तो रोग वगैरह जब होता था तो उसके लिए कुछ था ही नहीं, इंसान का फसल बर्बाद होता था कि नहीं होता था। लेकिन अब हर जगह आपको क्या मिल जाएगा, कीटनाशक मिल जाएगा। कौन सा नाशक मिल जाएगा मुर्दो, कीटनाशक। अब गांव तरफ बोलते हैं ना रोगा दान, ये चिमटी बोलते हैं ना, सुने भी सुने मुर्दो, रोगा धान। और गाय नहीं है रे, उसमें रोग ज्यादा होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रोगा धान। खेती कभी करोगे ना तो पता चलेगा कि एक्चुअल में खेती क्या होती है। धीरे धीरे आपको पता चलता है कि ये क्या है कैसा है। अब मैं तो कहता हूँ इंसान को ना अगर वो जुड़ा है, मतलब अगर उसके घर में खेती किसानी होता है ना, तो कम से कम उस शब्दावली को तो पढ़े और याद करे। लुवाई क्या होता है, बुआई क्या होता है, मिसाई क्या होता है, रोपाई क्या होता है, ठीक है, रोपा पद्धति उगाने वाली, मेड़ा घास का क्या होता है, ये सब चीजें है ना, यही तो आपको पढ़ना है पूरा आजीविका में। इसके अलावा तो कुछ नया पढ़ना नहीं है, कृषि पढ़ना है घूम फिर के। लास्ट तक मैं आपको कृषि पढ़ाऊंगा, अभी शुरू किए हैं तो लास्ट तक क्या पढ़ाऊंगा आपका, कृषि। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है पता है, पशुधन। कौन सा धन, उसके पहले टॉपिक का नाम क्या है पता है, बाजार। क्या है जी, बाजार, वही मंडी, इसी बारे में चर्चा करेंगे। मशीनीकरण, अभी मशीनीकरण, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, यही सब पढ़ना है। ये हो गया। तो ये कौन सा आपका कारक था, आपका संरचनात्मक। कौन सा कारक था, मुर्दो, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ एक और बच गया आपका मानवीय कारक, तो बताना ही भूल गए हम लोग, कैसे भूल गए अपने आप को। कौन सा कारक मुर्दो, मानवीय कारक। कौन सा कारक आपका, मानवीय। अब सवाल ये उठता है कि मानवीय कारक जो होता है ये कैसे कृषि को प्रभावित करेगा। थोड़ा सा एग्जांपल, हाँ दिमाग, ठीक है। जितना चीज आपने पढ़ा है शुरू से लेकर अभी तक, 4 नंबर, जो कौन सा नंबर था ये 5वां है, चौथे नंबर तक जो भी आपने पढ़ा है वो क्या बिना मानव के हस्तक्षेप का होगा। अरे भैया मानव ही तो है, किसान ही तो जो बंजर जमीन को उपजाऊ बनाए हैं, किसके बदौलत बनाए हैं, अपने श्रम के बदौलत। किसके बदौलत जी, तो सबके लिए जितना भी चीज हमने पढ़ा है उस सब में क्या जरूरत है आपका, श्रम। मशीन भी तो, ट्रैक्टर आ तो जाएगा, चलाएगा कौन, ठीक है, कि रोबोट पैदा करेंगे। आजकल रोबोट लोग ही सब कुछ करे, तो रोबोट को खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, पैसा कौन कमाएगा, ठीक। ऐसा थोड़े कि पूरा रोबोट ही बैठ के बैठेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, और रोबोट पढ़ाएगा आपको, रोबोट लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। जब तक भूभाग है तब तक याद रखना इंसान रहेंगे, क्योंकि रोबोट को बनाएगा भी कौन, इंसान, उसको ऑपरेट भी कौन करेगा, इंसान। भले वर्तमान में हम लोग मशीनीकरण का नाम ले रहे हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, मानव चाहिए। तो यहाँ पास केवल एक ही लिखना, उसमें सब आ जाएगा आपका श्रम। क्या लिखिएगा, श्रम। तो ये सब चीज क्या है, अरे बोलो क्या है सब के, ये सब कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है, कारक। और मैंने लास्ट टाइम बताया था केवल एक कारक, भौगोलिक कारक। कौन सा कारक था, भौगोलिक कारक। आज मैंने पूरा कारक बता दिया। पहला क्या था आपका, भौगोलिक कारक। दूसरा क्या है आपका, संस्थागत। तीसरा क्या है आपका, संरचनात्मक। और चौथा क्या है आपका, राजनीतिक। और 5वां क्या हो गया आपका, मानवीय। केवल श्रम रखना है, क्योंकि श्रम के बेस पे सब कुछ चलेगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब मेन बात करते हैं फसलों के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं जी, फसलों। फिर कृषि की प्रकार ही पढ़ेंगे अलग से। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे फसलों के प्रकार। किसके प्रकार, फसलों के प्रकार। समझो इसको पहले, उसका लिखते रहना। अब इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है जलवायु और ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर बोलो, जलवायु या ऋतु के आधार। और एक होता है आपका प्रकृति के आधार पर। किसके आधार पर, किसके आधार पर, और ऋतुओं के आधार पर आपने हमेशा पढ़ा है, हमेशा पढ़ा है वही चीज। बोलो पहला, दूसरा और तीसरा क्या आपका। लेकिन प्रकृति के आधार पर हर चीज आ जाता है। इसी में के फसल इसमें आते हैं, जैसे इसमें आते हैं, जैसे क्या आते हैं,
बोलो पहला क्या आएगा आपका? खाद्यान्न। दूसरा क्या आएगा बताइए? अरे बोलते जाइए। तीसरा क्या आएगा बताइए? चौथा क्या आएगा बताइए आपका? नगदी फसल। क्या बोलते हैं उसको भैया? कौन सा फसल है आपका? फिर आपको कहना है इसी में आ जाएगा आपका बागवानी। अलग से क्या आएगा आपका बताइए? इसी में आपका जाएगा क्या कहते हैं आपका? बागवानी में फल फूल सब्जी आ जाएंगे। औषधि क्या आ जाएंगे बताइए? इसी में क्या आ जाएंगे आपके? मसाले। क्या आएंगे भैया? मसाले। इसी में आएंगे आपके पेय फसल। कौन सा फसल? पेय समझते हैं जी? अच्छा मैं पूछूंगा बताइए चाय क्या किस में आएगा? इनमें से किस में आएगा? कॉफी किस में आएगा? आए फसल तो है ना, ठीक है, जिससे पीने लायक चीज कोई बनाया जाए, ठीक है। अब देखो इधर एग्जांपल के लिए ये सब किसके भाग हैं? एक्चुअल में इनके भाग हैं, लेकिन हम लोग फसलों को दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला जलवायु मौसम के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, खरीफ रबी और जायद दोनों आईएमपी है। प्रकृति के आधार पर खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, नगदी, बागवानी, औषधि, मसाले, पेय पदार्थ। ठीक, चीजें क्लियर है? नोट कर लो इसको पहले।